हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी, वेलकम टू ईपीएफओ स्पेशल लेक्चर। तो एग्जाम लेवल के हाई लेवल के एमसीक्यू देख रहे हैं ऑन लेबर लॉस। तो होप कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो, ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो मिनिमम वेज एक्ट 1948 के रिगार्डिंग करेक्ट पूछ रहा है आपसे कि गिवन में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 है आपके पास, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू फिक्स मिनिमम रेट ऑफ वेज फॉर द एम्प्लॉयमेंट लिस्टेड इन इट शेड्यूल। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिस्टेड इन इट शेड्यूल ये आपका कीवर्ड है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा तो मिनिमम वेज जो एक्ट है उसमें कुछ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट दिए गए हैं, उसी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पे ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। उन्हीं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एक्ट मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 2 है आपके पास, इट सिक्योर द वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन सर्टेन इंडस्ट्री बाय फिक्सिंग द मिनिमम वेज। क्या ये कुछ सर्टेन इंडस्ट्री जो मेंशन है इस एक्ट के अंदर, उसी के वेलफेयर के लिए सिक्योर करता है मिनिमम वेज फिक्स करके? या स्टेटमेंट 3, जुरिडिक्शन ऑफ द एक्ट डज नॉट एक्सटेंडेड टू जम्मू एंड कश्मीर। क्या ये जो एक्ट है, ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता है? तो इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन 1 and 2 ओनली। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तीसरा स्टेटमेंट सही क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द सेक्शन 2B ऑफ द मिनिमम वेज एक्ट 1948, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लॉन्च्ड इन द डेफिनेशन ऑफ which of the following is are included in the definition of appropriate government। तो जो एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग appropriate government कौन हो सकता है? तो गिवन स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है। स्टेटमेंट 1 है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेटमेंट 2 स्टेट गवर्नमेंट, स्टेटमेंट 3 जो है म्यूनिसिपालिटी, या स्टेटमेंट 4 पंचायत, या स्टेटमेंट 5 एन एजेंसी स्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सच पर्पस। ये ऐसी कोई एजेंसी जो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की हो किसी खास पर्पस के लिए। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, किसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाता है अंडर मिनिमम वेज एक्ट 1948। स्टेटमेंट तो ऑप्शन 1 है आपके पास 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 1, 2, 3 and 4 ओनली, ऑप्शन सी 5 ओनली, या ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो सकता है। अगर आपने किसी भी तरीके से, चाहे अच्छे से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर आपने लेबर जो एक्ट्स है उनको पढ़ा है तो आपको पता होगा कि किस हर एक्ट में कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, कहीं स्टेट गवर्नमेंट होता है, कहीं से भी लोकल बॉडीज जो होती है म्यूनसिपालिटी, पंचायत, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं होती है। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें सेंटर का इंटरेस्ट हो, सेंटर सब्जेक्ट में जो आता हो, यूनियन लिस्ट में जो आता हो, फॉर एग्जांपल माइंस, एटॉमिक एनर्जी, इन सारे केसेस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस में स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में 2017 में, उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? स्टेटमेंट 1 है, वुमेन आर एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव ऑफ 26 वीक्स फॉर फर्स्ट चाइल्ड ओनली। तो ये ओनली वाले ये आपको वर्ड ध्यान रखने हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो वुमेन है उससे 26 वीक का लीव मिलेगा, पेड मैटरनिटी लीव मिलेगा सिर्फ पहले बच्चे पे। या स्टेटमेंट 2 है आपके पास, द एक्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पैटर्निटी लीव फॉर फादर। ये जो पिता को भी लीव मिलना चाहिए, क्या ये कंसेप्ट इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है? स्टेटमेंट 3 आपके पास, द एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयर्स इन द एस्टैब्लिशमेंट विथ 30 वुमेन और 50 एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रिचे फैसिलिटीज़। तो जो क्रिचे फैसिलिटी होती है जहाँ पे वुमेन अपने बच्चे को फीड करती है, ये फैसिलिटी क्या जहाँ पे 30 वुमेन हो या 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हो, ऐसी इस्टेब्लिशमेंट में क्या ये फैसिलिटी होती है? तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, यह बात आपको याद रखनी है, इनकरेक्ट बताना है। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 1 एंड 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है। जो 26 वीक का पेड मैटरनिटी लीव मिलता है ये 2 बच्चों तक को मिलता है, ठीक है। आपके सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड पे नहीं मिलता है, ये अप टू सेकंड चाइल्ड तक मिलता है। इसके बाद क्या होता है, जिन लेडी का, जिन वुमेन का, मदर का सेकंड या सेकंड से ज़्यादा तीसरा बच्चा हो या इससे ज़्यादा हो, तो उनको 26 वीक का नहीं 12 वीक का लीव मिलता है, पेड लीव मिलता है, ठीक है। तो पहले 2 बच्चों पे 26 वीक का लीव मिलता है, जिसमें से 8 वीक का तो डिलीवरी से पहले और बाकी जो बचते हैं वो डिलीवरी के बाद मिलता है। और दूसरे केस में जहाँ पे 12 वीक का मिलता है लीव, उस केस में बिफोर डिलीवरी 6 वीक का और आफ्टर डिलीवरी 6 वीक का पेड मैटरनिटी लीव मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जहाँ 50 या 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क कर रहे हो या ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 30 वुमेन काम कर रही हो कम से कम, तो उन दोनों ही इस्टेब्लिशमेंट में क्रिचे फैसिलिटी देना कंपलसरी है इस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो पहले 2 स्टेटमेंट गलत है। और हाँ, पैटर्निटी लीव को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है और यही इस अमेंडमेंट का क्रिटिसिज्म भी था, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि पैटर्निटी लीव को कहीं से भी इंक्लूड नहीं किया हुआ। रिसेंटली अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले विराट कोहली ने छुट्टी ली थी मैच से, जब उनका मैच चल रहा था, क्योंकि उनका जो बेबी हुआ था, तो उनके इस छुट्टी पे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इस एक्ट को लेके कि पैटर्निटी लीव को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया था मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में 2017 में, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखा जाए तो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी भी दी गई है इस अमेंडमेंट में कि जो वुमेन है वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती है। इसके अलावा जो क्रिचे फैसिलिटी में है ये 4 टाइम वुमन यूज़ कर सकती है इस फैसिलिटी को, इंक्लूडिंग रेस्ट इंटरवल। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द लेबर लॉज इन इंडिया। लेबर लॉज के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ये पूछ रहा है आपसे। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉज रिलेटेड टू द लेबर लॉज इन इंडिया। क्या ये बात सही है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लेबर लॉज पे कानून बना सकते हैं। स्टेटमेंट 2 है आपके पास, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 वाज इनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट इन फोर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। क्या ये बात सही है कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया है, पर इसे इन्फोर्स कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। क्या ये बात सही है? तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शन आपके पास 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 ओनली, या ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। तो इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 ओनली। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो लेबर जो लॉ है, लेबर क्या है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो दोनों ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लेबर लॉज पे कानून बना सकते हैं। और ट्रेड यूनियन एक्ट जो है ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया था और इस एक्ट को इन्फोर्स कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट इन्फोर्स करता है, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग लेबर एक्ट्स कुड बी इंक्लूडेड इन द कोड ऑफ वेजेस 2019। तो गिवन में से जो न्यू कोड ऑन वेजेस आया है कौन से एक्ट को मर्ज करके बना है, सब्स्यूम करके बना है। स्टेटमेंट 1 है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द मिनिमम वेज एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1946। इनमें से कौन से स्टेटमेंट, इनमें से कौन से एक्ट को मिला के मर्ज करके कोड ऑन वेज 2019 बनाया गया है। ऑप्शन ए है आपके पास 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 4 ओनली, ऑप्शन सी 2, 3 एंड 4 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 एंड 4, मतलब चारों ही एक्ट। तो यही चार वो एक्ट है जिन्हें सब्स्क्यूम करके, जिन्हें मर्ज करके कोड ऑन वेजेस 2019 बनाया गया है। तो कोड ऑन वेजेस में आपको याद रखना है कि यही वो 4 एक्ट है जो आते हैं। देखो यहाँ पे वेज बताया गया, तो चारों एक्ट कहीं ना कहीं वेज से रिलेटेड हैं। पेमेंट ऑन वेजेस एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो कि वेज का ही है, हिस्सा है, और इक्वल रिम्यूनरेशन, समान आय देने की बात, यहाँ पे भी आय वेज की बात ही कर रहे हैं। तो चारों ही एक्ट में वेज कॉमन वर्ड है। तो आपको याद रखना है कि यही वो 4 एक्ट है जिन्हें सब्स्टिट्यूट करके कोड ऑन वेजेस 2019 बनाया गया है।
तो ये थे आज के 5 एग्जाम लेवल के क्वेश्चन। होप कि ये वीडियो, ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, आगे बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे। तब तक के लिए आप इस वीडियो की PDF ले सकते हो टेलीग्राम के चैनल पे, और इंस्टाग्राम पे भी री अकेडमी को फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।